एक स्ट्रैटेजी 400 पार को लेकर भी है। जो इंडी गठबंधन के नेता हैं या फिर अखिलेश यादव को मैं सुन रही थी, उनका कहना यह है कि यूपी में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, 79 सीटें हमारे खाते में आ रही है, एक सीट को छोड़कर, यही वाराणसी। लेकिन फिर बीजेपी का जवाब आता है कि सेम टू यू, यानी एक सीट को छोड़कर बाकी 79 सीट हमारे पास आ रही हैं। तो ये समीर जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। यूपी पर सबकी निगाहें और इसी से ही 400 पार हो सकता है। देखिए, अगर 400 पार की बात करें तो अगर आप 2019 का परिणाम देखेंगे तो एनडीए के जो सहयोगी दल थे वो लगभग 400 के पास के करीब थे ही। अगर एनडीए गठबंधन में जिन्होंने सहयोग किया राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, तो मुझे लगता है कि 400 तो वैसे भी एनडीए के पास था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार की, 400 से ज़्यादा एनडीए को आना है, मुझे लग रहा है उसके अंदर उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 370 के लिए भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा सीटें आती है और 2014 और 2019 के परिणाम देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटों का नुकसान 2019 में हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि मायावती अखिलेश के साथ नहीं है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के इस बात का एक बढ़त है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर ज्यादा सीटें जीत सकती है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में 80 में से 75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। 4 से 5 सीटें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन वहां पर जीतेगा। 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। नहीं, लेकिन समीर जी, आपको यह नहीं लगता कि 370 का ये जो बेंचमार्क सेट करने की कोशिश की जा रही है, 400 पार, ये एक बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा लक्ष्य है। खास करके जब इस लक्ष्य को अचीव करने की हम बात करते हैं, क्या ये अचीवेबल नजर आता है साउथ को देखते हुए? क्योंकि साउथ अभी भी एक दुखती रग बीजेपी के लिए मानी जाती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ही मिशन 50 लेकर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस बार साउथ में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। किसके दावों में कितना है दम? देखिए, अगर साउथ की बात करें दक्षिण के, तो दक्षिण से 130 सीटें आती है और जिसमें से 3 राज्य केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी का 2019 में खाता नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार कि दक्षिण से ज्यादा सीटें जीती जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से मिलेगी। कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है 2019 के अंदर। इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर भी कुछ जगह सीटों पर कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। मुझे लग रहा है कि दक्षिण से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट जीत जाए, केरल में 1 सीट जीत जाए, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के सहयोग से 1 सीट जीत जाए। बहुत ज्यादा फर्क दक्षिण से नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती 130 दूसरे राज्य है, जहां से 3 राज्यों से आती है 130 सीटें, जिसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है और महाराष्ट्र है। इन 3 राज्यों से मिलाकर 130 लोकसभा सीटें आती है। यह 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहां अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 का प्रदर्शन दोहराने में सफल रहती है तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से 303 सीटें पास करेगी। अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमजोर होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 पर पहुंचना मुझे लग रहा है एक बड़ा चुनौती होगा। ठीक है, पंकज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर एक बार दोबारा पंकज जी के पास चले। पंकज, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं नॉमिनेशन की, तस्वीरें खास हो जाती हैं, लेकिन अगर पूरे दिन देखें तो प्रधानमंत्री ने एक इमोशनल कनेक्ट का वीडियो भी आज शेयर किया एक्स पर, और उसके बाद फिर गंगा पूजन, वो सनातन धर्म का पताका फहराने की कोशिश, लोगों से कनेक्ट, इमोशनली कनेक्ट, वो संवेदनाएं बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें और ख़ास बनाती है उनके नॉमिनेशन से जोड़ते हुए। जी हाँ, वो बनारस के मर्म को समझते हैं और बनारस उनके मन को समझता है। ये पिछले 10 सालों में मोदी और बनारस ने, काशी ने, अपने दोनों के बीच के रिश्ते ऐसे हुए हैं। अब देखिए कल कैसे बनारस की जो पहचान है, जो बीएचयू जिनकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, सबसे पहले उनको उन्होंने प्रणाम किया। फिर शाम में जब रोड शो खत्म होता है तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच जाते हैं, मंदिर पहुंचते हैं। आज उन्होंने, जो कहा जा रहा है कि गंगा सप्तमी है, आज एक बहुत पावन दिन है, तो गंगा की उन्होंने पूजा अर्चना कर ली। फिर काशी कोतवाल यानी काल भैरव के पास चले गए और अब वो नामांकन कर लिया उन्होंने। लेकिन ये बातें तो काशी की हो गई। हम एक बात का चर्चा करेंगे कि कैसे जो बीजेपी कुछ और हुआ करती थी वो आज यहाँ तक कैसे पहुँच गई है, जो एक तरीके से लोग मानने लगे हैं कि चुनाव बहुत प्रेडिक्टेबल होने लगे हैं। 2019 में भी यही हुआ, 2024 में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे जब 4 चरणों में चुनाव हो गए हैं। ये आखिर हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है? वही बीजेपी का संगठन जो पहले कुछ और था, आज वो 24/7 काम करता है। 5 साल जो है चुनाव में नहीं, जब चुनाव होता तब संगठन नहीं काम करता, बल्कि 5 साल वो एक्टिव रहता है। ऐसी
चुनाव जीतने और लड़ने की एक मशीन बना दी गई, जो विपक्ष के लोग कहते हैं। क्या आमूल चूल परिवर्तन किया है नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ की टीम, जिनमें अमित शाह की भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, और किस तरीके से इससे पहले भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन उन्होंने एक लाभार्थी अपना एक वोट बैंक बनाया। इससे पहले भी बीजेपी हिंदुत्व के राह पर चलती थी। वो जो मंदिर आंदोलन था 90 के दशक में, जब कल्याण सिंह यूपी में हुआ करते थे, पिछड़े वर्ग के नेता थे, लेकिन तब भी वो करिश्मा नहीं हो पाया। और हिंदुत्व, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग और ये लाभार्थी, क्या कॉम्बिनेशन किया है, और इसकी वजह से देखिए कि लगातार सफलताओं का दौर चलता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी कलेक्ट्रेट के बाहर ही मौजूद हैं और अंदर से तस्वीरें भी हमने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की। काशी के साथ, काशी वासियों के साथ, काशी के वोटर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कनेक्ट है, इसकी चर्चा भी लाजमी है। राम कृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी, हिंदू सभ्यता का एपिसेंटर काशी, और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद गुजरात से आते हैं, ये जो जुड़ाव है ये अपने आप में अद्भुत नजर आता है। सबसे बड़ी वजह इसकी आप क्या मानते हैं? देखिए समीर जी, दो तरह की इच्छाएं होती हैं। जब भी कोई मोदी जी से कोई अपेक्षा रखता है तो जाहिर सी बात है आर्थिक बेहतरी, सामाजिक परिवर्तन, इस तरह की चीज़ें। काशी के बारे में मैं एक बात कहूँ, मैं वहीं का पढ़ा हुआ हूँ जी। हम तमाम लोग जो काशी में रहते आए हैं, वहीं के हैं, वो भी कभी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि काशी विश्वनाथ का आज का जो स्वरूप है, ये किसी ने सोचा नहीं था, ये किसी ने मोदी से उम्मीद नहीं रखी थी। इवन गांधी जी जब 100 साल पहले गए थे तो वहाँ उन्होंने रजिस्टर में गंदगी के प्रति अपनी मतलब नाराज़गी जताई थी, लेकिन उनको भी ये नहीं उम्मीद थी कि कभी इसका स्वरूप बदल करके ऐसा हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, काशी में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में काशीवासी कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी है। और वो देखिए, काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर वहाँ मत समझिए, वो भारत की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु रहा है। और अहिल्याबाई होलकर से लेकर के जो भी हो, तो मेरा ये कहना है कि एक चीज़ तो, जैसा कि वो कह रहे थे कि क्या परिवर्तन हुआ, तो मोदी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में जनता ने कभी सोचा नहीं था। तो ये ऐसा आदमी है, एक ऐसा नेतृत्व है जो आप चाहते हैं वो तो उसके लिए प्रयास तो करता ही है। दूसरी बात जो अभी पंकज जी कह रहे थे कि क्यों ये हुआ है, तो मैं बताऊं 2014 के बाद मार्क टली की एक बहुत अच्छी किताब है जो मोदी जी के राज पर है, कोई पढ़िए कभी। देखिए हुआ क्या है, फर्क क्या है 2014 के पहले और 2014 के बाद का। 2014 में मोदी जी ने कुछ काम तो घोषित किए, जैसे यही डीबीटी है, जैम जिसको उन्होंने कहा, ये सारी। और कोरोना जब आया तो उसके बाद ये जो फ्री राशन हुआ, आप सोचिए कभी विपदा में जिस दिन या किसी नागरिक को ये लगे कि शाम को क्या खाएगा, अगर वैसे में उस दुखिया की घड़ी में, दुख की घड़ी में अगर कोई हाथ बढ़ाता है तो आप तय जान लीजिए एक भूखा आदमी जिसको रोटी दे दी जाए वो कभी उस आदमी को नहीं भूलेगा जिसने रोटी दी थी। दूसरा एक लेकिन बात, इसी की तो आलोचना भी होती है ना फिर राम कृपाल जी। नहीं, इंडिया मैं- गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं कि भाई आप ये दावा करते हैं कि देश से आपने गरीबी कम कर दी, गरीबी हटा दी, लेकिन आपको 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को फ्री इसका- राशन देना पड़ता है। इसका जवाब मोदी जी ने सदन में भी दिया था और आज भी। मालूम है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था कि एक हमने सहारा दिया है आज राशन का, वो अपने बच्चे की कोई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, अपना इलाज करा पा रहा है। जो सिर्फ राशन के लिए पहले खटता था, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उसी गरीबी में गिर जाए। घर में एक घटना हो जाती है, एक कोई बीमार हो जाता है, लोग अपना खेत बेचने लगते हैं, अपना जेवर बेच देते हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं अभी नहीं चाहता कि जो उसको एक सुकून मिला है, आज वो भी साबुन खरीद रहा है, आज वो भी संगीत सुन रहा है, आज वो सारी सुविधाएं जो एक लोअर मिडिल क्लास पहले से लेता रहा है,
जो नीचे से लोअर मिडिल क्लास बना है वो कम से कम उस चीज़ का उपभोग करे।